या बीटे के लिए कोई याद? नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिंदी समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर भाजपा ने बोला हमला। योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन को बताया देश विरोधी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ के लिए बना है गठबंधन। तो तरुण चुग ने कहा देश तोड़ने वालों के साथ है कांग्रेस। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 के पॉलीग्राफ टेस्ट। वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सभी दस्तावेज एसआईटी ने सीबीआई को सौंपे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई राज्यों के पुलिस प्रमुख रहे शामिल। अमित शाह ने कहा छत्तीसगढ़ को नक्सल आतंक से मुक्त कराने पर काम जारी। केंद्रीय गृह मंत्री ने की चंपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश। पिछले 3 दशक में त्रिपुरा में आई सबसे भीषण बाढ़ में 1.28 लाख लोग बेघर। सेना और एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव कार्यों में जुटे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकाल रही है वायुसेना। भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास। फैंस के नाम भावुक संदेश जारी कर शिखर धवन ने कहा देश के लिए क्रिकेट खेलना जीवन का सबसे अहम पल। प्यार और समर्थन के लिए फैंस का जताया धन्यवाद। ये थी समय की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने यह गठबंधन कर एक बार फिर से अपनी देश विरोधी योजना को देश के सामने रख दिया है। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय संविधान के प्रति उनकी निष्ठा पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा रखने की घोषणा का समर्थन करती है। कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया
आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन अपने संकल्प पत्र में कह रहे हैं कि 370 और 35 को वापस लाएंगे। तो क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर को फिर से उसी दौर में ले जाना चाहती है जहां पत्थरबाजी और बमबारी हुआ करती थी? हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियां इसे लेकर अपना रुख साफ करें। कांग्रेस, टीएमसी जो लोग फिर से कह रहे हैं कि 370 को वापस लाएंगे, ये एक तरीके से इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन है। हमारे सरकार ने इससे पहले भी क्लियर किया है कि बात होगी तो उस हिस्से को लेकर बात होगी पाकिस्तान से कि जो हिस्सा पाकिस्तान नाजायज तरीके से अपने पास रखा है, जो इधर है उसके ऊपर कुछ बात नहीं होगी। और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा देश तोड़ने वालों का साथ देती रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है। कांग्रेस को जवाब देना होगा। क्या पाकिस्तान के एजेंडे को नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे कर रही है? उस एजेंडे को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है? देश जानना चाहता है क्या स्टेट की एक पार्टी, स्टेट की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार के साथ बातचीत करने की बात कर रही है? क्या ये देश को छोटा करने और देशद्रोहपूर्ण एजेंडा नहीं है और कांग्रेस इसका हिस्सा है? दुर्भाग्य है कि कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है इनसी के साथ मिलकर। कांग्रेस को स्पष्ट जवाब देना होगा, स्पष्ट जवाब देना होगा। साथ ही तरुण चुघ ने कहा कि यासीन मलिक को महिमा मंडित करने वाली कांग्रेस मनमोहन सिंह के साथ फोटो शूट करवाती थी। क्या उस दौर में जम्मू कश्मीर को कांग्रेस ले जाना चाहती है? उन्होंने राहुल गांधी से अपना स्टैंड साफ करने को भी कहा। 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी। उस यासीन मलिक के साथ देश के प्रधानमंत्री का फोटो शूट किसने करवाया था? देश के वीर सैनिकों को, उनके हत्या करने वाले और हत्या को स्वीकार करने वाले यासीन मलिक को महामंडित करने वाली कांग्रेस के 2004 से 14 तक के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के साथ उस आतंकवादी नेताओं का फोटो शूट करवाया जाता था। क्या उस दौर में वापस ले जाना चाहते हैं? और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनती है तो वो प्रदेश में धारा 370 फिर से लाएंगे। कश्मीर का अलग झंडा होगा और पाकिस्तान के साथ वार्ता होनी चाहिए। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को देश को बताना चाहिए कि वो इन मुद्दों पर देश के साथ है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। ये पहला चुनाव कश्मीर का है जब एससी और एसटी को वहां आरक्षण देने का काम किया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है? इंडी गठबंधन के लोग विरोध कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी चाहती है कि हम पाकिस्तान से ट्रेड करें, एलओसी पर ट्रेड शुरू किया जाए, जबकि हम मानते हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है और हम पूरे कश्मीर को भारत का अंग मानते हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता बिक्रमजीत सिंह जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। बिक्रम, जिस तरह से हमने देखा कि इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया है। इस पूरे मामले पर पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर तमाम मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी जो है कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है। जो गृह मंत्री
अमित शाह ने सवाल पूछे थे, उसी सवाल को बीजेपी अब और ज्यादा आगे बढ़ा रही है कांग्रेस के ऊपर पूछ करके। देखिए, साफ तौर पर जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा रहा है, उनका घोषणा पत्र रहा है, स्वाभाविक है कि एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर किसी को स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक अलग झंडे की बात की है 370, जिसको कि संसद की तरफ से हटाया गया था, उसको जो है वापस लाने की बात की। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कि अपने घोषणा पत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शामिल किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर अगर एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जो है अगर गठबंधन करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो कहीं ना कहीं पर वो सवालों के घेरे में आते हैं। खुद राहुल गांधी जो हैं, जो एक नेता विपक्ष हैं लोकसभा की और बड़ा नाम है कांग्रेस में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जब वो गठबंधन के लिए जाते हैं तो सवाल उनसे जो है स्वाभाविक तौर पर पूछे जा रहे हैं, और ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर वजह बताएं कि क्योंकि बीजेपी इसके कारण भी बता रही है कि 370 हटने के बाद जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या क्या परिवर्तन है, किस प्रकार से जो है लोगों को वहाँ पर जो पूरे भारत में हक मिल रहे थे, उस प्रकार के हक जो है धारा 370 हटने के बाद जो है वहाँ लोगों को मिलने शुरू हुए हैं। तो ऐसे में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा अगर घोषणा पत्र में उसकी पुनः बहाली की बात होती है, तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस उसके साथ गठबंधन करती है, तो कहीं ना कहीं पर एक शंका का घेरा होता है जिसको कि एक स्पष्ट करने की जरूरत है, जिस पर कि बीजेपी के तमाम नेता जो है ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। विक्रम, जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ये तमाम सवाल पूछे हैं, ये सवाल इसलिए भी ज्यादा बड़े बन जाते हैं क्योंकि खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर गए और वहां पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन का ऐलान किया। देखिए, स्वाभाविक है कि चुनाव है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर वहाँ गठबंधन होता है तो सरकार बनाने के लिए गठबंधन होता है, क्योंकि कांग्रेस अगर जम्मू में अगर वोट बैंक कांग्रेस का ज़्यादा मजबूत है बनस्पत कश्मीर के, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक कश्मीर में मजबूत है बनस्पत जम्मू के मुकाबले में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर दोनों का गठबंधन कहीं ना कहीं सरकार बनाने की ओर इंगित करता है। लेकिन ऐसे में अगर राहुल गांधी जाते हैं गठबंधन करने के लिए, तो ये भी सोचना होगा कि ये धारा 370 हटने के बाद पहला चुनाव है, तो ऐसे में पूरे देश की नज़र जो है कहीं ना कहीं पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में लगी रहेगी कि वहाँ धारा 370 हटने के बाद क्या क्या परिवर्तन है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि वहाँ लोगों को हक मिलने शुरू हुए हैं। कई ऐसे एक्ट थे जो पहले नहीं होते थे, 35 को हटाए जाने के बाद, धारा 370 को हटाए जाने के बाद वहाँ मिले हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस जो है वो जो घोषणा पत्र है नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसके साथ जाएगी या अपना एक अलग घोषणा पत्र जो है वो जारी करेगी? तो कहीं ना कहीं पर एक घेरा बनाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है। अब देखना होगा कि इस पर कांग्रेस के नेताओं का क्या रुख रहता है। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शुरू से विक्रम एक देश, एक विधान, एक निशान, यहाँ तक कि जो वरिष्ठ नेता और बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी भी जो शहादत हुई थी वो इसी चीज़ के लिए हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल जिसे कहते हैं दिल के करीब भी ये मुद्दा है जिस पर उन्होंने काम किया, और साल 2019 में 35A और 370 को हटाया। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को और ज़्यादा मजबूती के साथ पूछ रही है, और तब जबकि सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी उसमें साथ होती हुई नजर आ रही है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से ही कश्मीर को लेकर जो है काफ़ी एक संवेदनशील मुद्दे के रूप में भारतीय जनता पार्टी का संवेदनशील मुद्दा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पर आपको याद होगा कि लाल चौक पे जाना जो है अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था कि अगर कोई व्यक्ति या कोई लाल चौक पे जाके 90 के दशक में झंडा फहराया जाता था।
नरेंद्र मोदी जब संगठन में काम करते थे तो उस समय जो है आपको याद होगा कि एक यात्रा निकली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय संगठन में काम करते थे और उन्होंने लाल चौक में जाकर झंडा फहराया था। लेकिन ये पुराने ज़माने की बात होगी। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं पर धारा 370 हटाई गई। देश में अब बीजेपी ये तमाम अपनी बातें भी करती है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है वहाँ पर बर्फ़ से खेलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं राहुल गांधी जो है। तो ये तमाम बदलाव जो हैं वो भी देखने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से एक सामान्य वातावरण, क्योंकि पत्थरबाजी होती थी जिस प्रकार से और जिस प्रकार से लगातार खबरें सुनने को मिलती थी आतंकवादी घटनाओं की, तो उसमें जिस प्रकार की कमी आई है तो बीजेपी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और इसी के आधार पर वोट मांग रही है। और ये भी कह रही है कि जिस प्रकार से जो अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर अगर धारा 370 वापस आती है तो कहीं ना कहीं पर इस पे जो है देश का और प्रदेश का काफी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह से विक्रम ये आर्टिकल 370 हटना और उसके साथ भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद वहां जिस तरह से SC ST के लिए आरक्षण लागू किया गया, वहां जिस तरह से और जो तबका जिनको की अधिकार नहीं मिले थे उनको अधिकार दिए गए, तो इन सारी चीजों से ये बातें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि आर्टिकल 370 जब तक वहां लागू थी तो ये लाभ अलग अलग समुदायों को नहीं मिल रहे थे, इसलिए भी बीजेपी इन तमाम सवालों को जोड़ करके पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से भी और वहां की पार्टियों से भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी। देखिए, जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में थी तो वहाँ पर जो है कई ऐसे नियम थे, जैसे कि अगर जम्मू कश्मीर की महिला अगर जम्मू कश्मीर से बाहर शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते थे। जो 47 में बंटवारे के बाद आके जम्मू में बसे थे जो इस समय भारतीय जो हैं उनको कोई अधिकार नहीं थे, ना नौकरियों में रिजर्वेशन था, ना अन्य किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन था। जो बैकवर्ड क्लास लोग हैं वहाँ के, उनको किसी प्रकार का महिला अधिकारों की जिस प्रकार से पूरे देश में बात होती है उनको अधिकार दिए जाते हैं, इस प्रकार का कोई अधिकार जो है महिलाओं को जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से पहले नहीं थे। तो और जो कई ऐसे जो है अधिकार जो है कई ऐसे एक्ट जो हैं जो 370 हटने के बाद मिले हैं, तो स्वाभाविक है उनमें जो है अपने अधिकारों को लेकर एक चेतना आई है पिछले 5 वर्षों में, जब से कि धारा 370 और 35 से हटा है। तो ऐसे में अब जो है बीजेपी इसी को एक मुद्दा बनाना चाह रही है कि अगर एक्ट जो क्षेत्रीय दल हैं वो अगर लाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पर जो आने वाला भविष्य है, जो लोग हैं जो इन सुविधाओं का, केंद्र की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं इतने 5 वर्षों से, वो लाभ कहीं ना कहीं पर छीन जाएंगे। हालांकि संविधान को लेकर 370 हटता है या नहीं हटता है एक लंबी बहस का विषय हो सकता है, लेकिन मुद्दा जो है अगर घोषणा पत्र में आता है और बीजेपी जो है इसको लेकर जिक्र करती है कि उनके द्वारा 370 हटने के बाद क्या क्या लाभ हुए, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोगों को जो लाभ हुए हैं, जो लोगों को जो फायदे हुए हैं, जो लोगों को वहाँ अधिकार मिले हैं, कहीं ना कहीं पर यह भी देखना होगा कि बीजेपी उसका कितना लाभ उठा पाती है और कांग्रेस और एनसीपी इसमें कितना डेंट लगा पाती है। बिल्कुल। और जिन बातों का आप जिक्र कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि धारा 370 का सिर्फ हटना नहीं है, उसके साथ कई ऐसी चीजें हैं जिसने एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का काम किया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल पूछने का, घेरने का मौका मिला है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने भी 10 सवाल कांग्रेस से पूछे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए इस खबर पर। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल आतंक से मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रही है। अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर में हैं। इस दौरान उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव, DGP और अधिकारियों के साथ 3 अलग-अलग बैठकें की। इस बैठक में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख भी शामिल हुए। साथ ही बैठक में अर्धसैनिक बलों के ऑफिसर्स भी शामिल हुए। और इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के पवित्र धाम चंपारण पहुंचे। यहां उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के मुख्य प्राकट्य बैठक स्थल और चंपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी उनके साथ रहे। इस मौके पर द्वारिकेश्वर और अब बात कोलकाता रेप मर्डर मामले की। कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के इस मामले में CBI सच का पता लगाने के लिए जुटी हुई है। वहीं इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। CBI संदीप घोष और मुख्य आरोपी संजय रॉय समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का जेल में ही पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नई दिल्ली स्थित सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से कोलकाता पहुंची है। गौरतलब है कि संदीप घोष के अलावा जिन 4 अन्य डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है, उन्होंने ही मृतका के साथ घटना वाली रात को डिनर किया था। बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को पहले ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सभी दस्तावेज आज SIT ने CBI को सौंप दिए। कोलकाता में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। राज्य में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों का काम बंद जारी है और निकट भविष्य में कोई सफलता मिलने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि जांच में कोई प्रगति दिख नहीं रही है। और अब एक और बड़ी खबर, महिलाओं को सशक्त बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजना लखपति दीदी की संख्या देश भर में लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यानी कल महाराष्ट्र के महिलाओं को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उनसे वार्ता करेंगे। लखपति दीदी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को की थी। वर्तमान में देश भर में लखपति दीदियों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। केंद्र सरकार तीव्रता से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी करेंगे, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी जारी करेंगे, जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को फायदा होगा। जलगांव में होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख महिला जुटेंगी और वर्चुअल माध्यम से करीब 1 करोड़ महिलाएं भी जुड़ेंगी। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लखपति दीदियां ऐसी महिलाएं हैं जो सालाना 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी
25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों को प्रतीकात्मक रूप से वहां प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। जलगांव के कार्यक्रम में लगभग 1 लाख दीदियां सम्मिलित होंगी, इसकी संभावना है। लेकिन अलग अलग क्लस्टर लेवल पर पूरे देश में 30,000 स्थानों पर लखपति दीदियां एकत्रित होंगी। लगभग 1.5 करोड़ दीदियां अलग अलग 30,000 स्थानों पर एकत्रित होंगी और प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगी, इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। इन लखपति दीदियों ने न सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि वे बाकी समाज के लिए भी आदर्श बन रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अगले 3 सालों में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाना है। हमने ये लखपति दीदी की योजना अंतर्गत जो हमें एक प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमारा अभी इनकम और ज़्यादा अच्छा हो रहा है और इसकी वजह से और हम ज़्यादा महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। मेरे जो डिस्ट्रिक्ट के सर है उसने हमें लखपति दीदी की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने मेरा बिजनेस अच्छे से शुरू किया और CIF लेके मैंने दुग्ध व्यवसाय किया। उसके बाद मेरी जो आमदनी इनकम थी वो बढ़ गई। मैं लखपति दीदी का प्रशिक्षण लिया और मेरे अभी लखपति है 1 लाख मिलता है। सरकार लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को ब्याज मुक्त 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण देती हैं, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले 100 दिनों में 11 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, जबकि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियां बन चुकी हैं। फरवरी 2024 को बजट भाषण में केंद्र सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। इस योजना में महिलाओं को किफायती बीमा कवरेज का लाभ मिलता है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इससे उनका परिवार भी सुरक्षित रहता है। लखपति दीदी योजना में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो महिलाओं को आत्मविश्वास देती हैं। जलगांव से शैलेंद्र मिश्रा के साथ अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां देश भर से चुनिंदा लखपति दीदी शामिल होंगी। लखपति दीदी ऐसी योजना है जहां महिलाओं का प्रशिक्षण किया जाता है और खेती बाड़ी के लिए आधुनिक तौर तरीके उन्हें सिखाए जाते हैं। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनी रही हैं, देश के कृषि को भी काफी फायदा हो रहा है। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, जलगांव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव का दौरा करने वाले हैं, जहां वो लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख महिला उद्यमियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। इस योजना का उद्देश्य महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस अवसर पर वो सालाना 1 लाख रुपए या उससे अधिक कमाने वाली लखपति दीदियों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपए का सामुदायिक निवेश कोष और 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी जारी करेंगे, जिससे 4.3 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के 48 लाख सदस्यों और 2,35,400 समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ होगा। लखपति दीदी एक ऐसी योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई योजना है केंद्र सरकार द्वारा, और इस लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रयास ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाया जाए। लेकिन लखपति बनते कैसे और लखपति महिलाएं बनी कैसे, आज वो जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री जो है महाराष्ट्र में आएंगे, महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी और साथ ही साथ ड्रोन जो दीदी संकल्पना है केंद्र सरकार की, उसके लाभार्थियों से जो है प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। गुजरात के सूरत जिले के बारडोली तालुका के बावेन नाम के छोटे से गांव से हूँ। हमारे सखी मंडल का नाम है अत्युत्तमम सखी मंडल, जिसमें हम लोग हैंडमेड एंड होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने समूह की दीदियों को 206 उद्यम खुलवा दिए हैं, जिसमें से हमारी दीदियां 157 दीदियां हैं जो लखपति बन चुकी। अब मुझे अपने लिए कुछ करने का मौका मिला, जिससे तो ज्यादा मुझे दूसरों के लिए करने का मौका मिला। इससे मुझे बहुत खुशी मिली कि मैंने उन लोगों को बहुत आगे बढ़ाया और वो आज हमारी दीदियां बहुत सक्षम है। सर, सबसे पहले जब हम एक
महिला थी, आम महिला, तो सर हम पंचायत जाने से भी डर लगता था कि पता नहीं पंचायत में जाएंगे बोलेंगे क्या। लेकिन सर जब से हम NRLM में जुड़े हैं हमें डर ही नहीं लगता है। हमारे आगे हमारे पास कोई भी खड़ा हो जाए हम बेझिझक उनको बोल देते हैं, जवाब दे देते हैं। और सर जब आज हमें माननीय देश के प्रिय मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिल रहा है और वो सर हमें NRLM के थ्रू मिल रहा है। जो हमारे जैसे ग्रामीण महिलाओं को इतने बड़े देश विदेश में प्रसिद्ध, आपको पता है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कितने प्रसिद्ध है, तो उनसे हम जैसे ग्रामीण महिलाओं को मिलने का मौका मिल रहा है तो हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 111 महिलाएं जुड़ी हुई हैं समूह में और मुझसे जो किसान महिलाएं हैं उनमें 50-60 की समथिंग है जो मुझसे फायदा ले रही है। 50-60 महिलाएं आराम से लखपति दीदी बन चुकी हैं सर, जैसे पशुपालन के थ्रू और कृषि के थ्रू और भी छोटी, जैसे किसी ने किराने की दुकान डाली, किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला, ऐसे करके वो सारी महिलाएं बहुत खुश हैं। NRLM का बहुत शुक्रिया करती हैं, क्यों पहले वो घर से भी नहीं निकलती थी, मैं भी नहीं निकलती थी। और मैं तो सर बहुत खुश हूँ कि आज मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों पुरस्कार भी मिलेगा और इतने दूसरे प्रांत में आके, दूसरे राज्य में आके मुझे बुलाया गया है। ऐसा मेरे गांव में तो बहुत सब खुश हैं सर। इस प्रकार से अलग अलग देश के अलग हिस्सों से, कोनों से जो है महिलाएं जुड़ी हैं और इस योजना के जरिए जो महिला हालांकि इससे पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, चच्चा बच्चा अगर देखा जाए तो बस वही उनका एक आशियाना था, लेकिन अब घर से बाहर भी निकलती है और साथ ही साथ व्यवसाय भी करती है और उससे आय भी अर्जित करती है और लखपति दीदी भी बनती है। शीर्षिला, DD न्यूज, जलगांव। तो प्रधानमंत्री कल महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान भी जाने वाले हैं। अपनी राजस्थान यात्रा को लेकर X पर उन्होंने जानकारी साझा की है और उन्होंने लिखा है, कल 25 अगस्त की शाम को मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेने के लिए जोधपुर में रहूंगा। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर राजस्थान हाईकोर्ट को बधाई देता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री कल महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा करने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जारी करेंगे और 5,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी वितरित करेंगे। वे जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह के समापन सत्र को भी संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन भारतीयों ने बड़े ही उत्साह के साथ किया। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन की राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों ही देशों के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। यूक्रेन भारत के बीच कृषि और खाद्य उद्योग, चिकित्सा उपकरण, मानवीय सहायता, सामुदायिक विकास और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान यह स्पष्ट किया कि भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और शांति का पक्षधर है। साथ ही वो ये भी मानता है कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं हो सकता, डायलॉग डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है ब्रेक के बाद।
आगे की खबरों में नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एमएसएमई को केवल एक छोटे उद्यम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई एक बड़ी ताकत है और शायद ही कोई बड़ी यूनिट होगी जो एमएसएमई पर निर्भर नहीं करती हो। उन्होंने कहा कि एमएसएमई देश के निर्यात में भी काफी अहम रोल निभाती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम देखें तो शायद ही कोई बड़ी यूनिट होगी जो एमएसएमई के ऊपर निर्भर ना हो। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। एमएसएमईज बड़े यूनिट के लिए भी एक सप्लाई चेन हो या उनके सामान को खरीद कर उसको आगे इस्तेमाल करने की बात हो, दोनों तरफ एज अ सप्लायर एंड एज अ कस्टमर बड़े उद्योग को अगर कोई बल देता है, टीका देता है, तो हमारा एमएसएमई सेक्टर है। इसी प्रकार से एमएसएमईज भारत के टूरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, भारत के निर्यात में, एक्सपोर्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एमएसएमईज का काम कभी नकारा नहीं जा सकता। एक बार फिर से लौटते हैं आज की बड़ी खबर पर। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर भाजपा ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि क्या वो अनुच्छेद 370 वापस लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोलकाता मामले पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर बात नहीं करते। इन मुद्दों पर कांग्रेस और राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। धारा 370 वापस लाएंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन हम बदलेंगे, ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा किया है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, बार बार हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कभी पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में रिजर्वेशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लगातार झूठ बोल रहा था। आज मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर में जो जिससे गठबंधन करने चाह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 लाके हटाएंगे ऐसे जो निर्णय बताया है, इसका कांग्रेस पार्टी का राय क्या है। आगे की खबरों में भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पर आयोजित की गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में दिल्ली बीजेपी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए। बैठक का आयोजन संगठन को चुस्त दुरुस्त करने और आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त करना है। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने सोपोर के राफियाबाद इलाके में मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है। यह अभियान सोपोर पुलिस और 32 आरआर का संयुक्त अभियान था। इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आगे की खबरों में महाराष्ट्र के पुणे जिले के पौड़ गांव के पास एक निजी हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हेलीकॉप्टर एक निजी विमानन कंपनी का है। यह मुंबई से हैदराबाद जा रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार 4 लोगों में से एक व्यक्ति घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अन्य 3 लोगों की हालत स्थिर है। ये जानकारी पुणे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पंकज देशमुख ने दी। और अब नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर। बात जनादेश की।
जम्मू कश्मीर के रियासी में डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ईवीएम वीवीपैट पर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू की गई। पहले दिन प्रतिभागियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट मशीनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। करीब 1000 लोगों को यहाँ ट्रेन किया। इनको पूरा ईवीएम कैसे सेट करनी है, कैसे वीवीपैट को कहाँ रखना है, कैसे कनेक्शन करने हैं, कौन सा फार्म कब भरना है, मॉक पोलिंग का पूरी डिटेल में समझाया। कैसे इनको कैसे इन्वेलमेंट डाल के रखना है या मॉक पोलिंग करवानी है, कैसे क्लियर करना है, कंट्रोल यूनिट को कैसे क्लियर करना है रिजल्ट देख के, और हर कैंडिडेट का कितने मॉक पोल में किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, ये सारी चीज़ें हमने हर एक जो जहां ट्रेनिंग करने आए उनको बताया। अच्छे तरीके से उन्होंने समझा। और जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हाल की आतंकवादी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा आवश्यकताओं को विस्तार से बनाया गया है। उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, आरओ अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्ट्रांग रूम के लिए गृह मंत्रालय ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग किसी भी हिंसा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जिनमें पहले चरण में 7 जिले, दूसरे चरण में 6 जिले और आखिरी चरण में 7 जिलों में मतदान होंगे। कमीशन ने 16 तारीख को तकरीबन एक हफ्ता पहले शेड्यूल अनाउंस किया है जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस का। जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिलाकर के 3 फेजेस में इलेक्शंस प्लान्ड है। उसमें फर्स्ट फेज में 7 जिले होंगे, सेकंड फेज में 6 जिले होंगे और लास्ट के फेज में जो है फिर 7 जिले हैं। फर्स्ट फेज जो है साउथ कश्मीर के 4 जिले और डोडा के जो 3 जिले हैं उनमें होने जा रहा है, जहां आपको 18 तारीख को फर्स्ट का पोल डेट रहेगा। नॉमिनेशंस जो है शुरू हो गए हैं 20 तारीख से 27 तक लास्ट डे है नॉमिनेशंस की। जहां तक सुविधाओं की बात है, हर एक पोलिंग स्टेशंस पर हमने बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज रखी है। और अब बात मौसम की करेंगे। देश के पूर्वोत्तर इलाके में भारी बारिश लगातार जारी है। त्रिपुरा में फिलहाल भारी बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि राज्य सरकार की मुस्तैदी के चलते बाढ़ की स्थिति में सुधार भी हुआ है। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के चलते एक सप्ताह में 24 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार की सहायता के लिए केंद्र ने एनडीआरएफ की टीमें, सेना की टुकड़ियां और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। MI-17 और ALH हेलीकॉप्टरों के माध्यम से वायुसेना इस काम में लगातार जुटी हुई है। अगरतला से संचालित हेलीकॉप्टरों ने रंगमती, जतनबारी, उदयपुर, पश्चिम मालवासा, शंकरपाली और आसपास के इलाकों में फंसे हुए स्थानीय लोगों के लिए 4000 से भी अधिक खाद्य पैकेट गिराए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक कुल 28 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई गई है। तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। इस दौरान सीएम बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले। खबर नेपाल से, जहां तानाहुन जिले में शुक्रवार को एक बस हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें सभी यात्री महाराष्ट्र के थे। इनमें से 28 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि बाकी लोगों का इलाज काठमांडू के एक अस्पताल में चल रहा है। इनके स्वस्थ होते ही सभी को वापस लाया जाएगा। एक बस में सफर कर रहे महाराष्ट्र के 51 यात्रियों को अन्य बस से सुरक्षित भारत पहुंचाया जा रहा है। यात्रियों को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ गोरखपुर लाया जा रहा है, जहां बॉर्डर पर मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है। नेपाल बस दुर्घटना मामले में बचाव अभियान और आगे की कार्रवाई पर बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री रक्षा निखिल खड़से काठमांडू पहुंची। उन्होंने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और नेपाल के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ब्रेघो धुंगाना के साथ काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस संदर्भ में बातचीत की। इसके बाद उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और भारत सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया।
इस बीच प्रधानमंत्री ने हादसे पर शोक जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां राज्य पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे प्रदेश से भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। जिले के माधव भवन संघ कार्यालय में पुलिस भर्ती परीक्षा में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क आवास एवं भोजन की भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी कार्य विभाग को उनकी व्यवस्था रुकने की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान, बिहार और दिल्ली से आए परीक्षार्थियों ने इस नेक कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की सराहना की। मैं यहाँ पर बलरामपुर में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने आया हूँ। मैं आरएसएस के कार्यालय में यहाँ रुका हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, रहने का, खाने का, नहाने का बहुत बढ़िया तरह से व्यवस्था है, साफ़ सुथरा व्यवस्था है। मैं यहाँ पे बलरामपुर ज़िले में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने आया हूँ। यहाँ पे आरएसएस संघ के द्वारा उचित व्यवस्था की गई है। जहाँ पे हम रुके हुए हैं अभी, ये पूरा निःशुल्क है और यहाँ पे खाने की व्यवस्था की है, नहाने वगैरह की सब पूरी व्यवस्था है। यहाँ बलरामपुर में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने आई हूँ और यहाँ पे आरएसएस संकल्प में बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और खबरें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। अयोध्या के राम मंदिर में रक्षा मंत्रालय ने भी अपनी श्रद्धा पेश की है। मंदिर के प्रथम तल पर संगमरमर के राम दरबार के साथ साथ टाइटेनियम का राम दरबार भी रखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय की संस्था मेधानी ने टाइटेनियम से बना राम दरबार ट्रस्ट को सौंपा है। ये धातु सबसे मजबूत धातु होती है जो पनडुब्बी बनाने के काम आती है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में बन रहे सप्त मंदिर निर्माण की प्रगति भी अच्छी है। अक्टूबर तक मूर्तियां सप्त मंदिर में पहुंच जाएंगी। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय की संस्था मेधानी ने राम मंदिर ट्रस्ट को ब्रॉन्ज सप्लाई किया है। परकोटा में ब्रॉन्ज के 90 म्यूरल 6 बाय 4 फीट के बनाए जाएंगे। सप्त मंदिर में प्रगति अच्छी है। जो मूर्तियों का निर्माण हो रहा है वो लगभग आशा की जाती है कि अक्टूबर तक मूर्तियां आ जाएंगी। एक संस्था है रक्षा मंत्रालय की, उसको मिधानी, तो उन्होंने हम लोगों को एक राम दरबार टाइटेनियम से बना करके एक तरीके से संस्था की निष्ठा को जताते हुए दिया है। प्रथम तल पे जहाँ राम दरबार संगमरमर से बनेगा, उसी के साथ इसको भी पूरे सम्मान के साथ, सादर, निष्ठा, श्रद्धा, अर्चना, जो भी आप माने, उसके साथ वहाँ पे रखा जाएगा।
आगे की खबरों में आगामी 29 अगस्त को देश राष्ट्रीय खेल दिवस मनाएगा। इससे पहले केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अपील की कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को आप सभी को अपना पसंदीदा आउटडोर गेम खेलना चाहिए। साथ ही खेल मंत्री ने कहा कि अपने आप को फिट रखें। राष्ट्रीय खेल दिवस है और प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, आप खेलोगे आप खिलोगे। इसलिए हम सब लोग 29 अगस्त के दिन 1 घंटे के लिए अपने जिस खेलों में रुचि हो उस आउटडोर गेम्स खेलें और अपने स्वयं को फिट रखें। आप सब लोगों को मेरा आह्वान है कि आप अवश्य 29 अगस्त को दिन में 1 घंटे के लिए कोई भी स्टेडियम में जाके आपके रुचि के अनुसार कोई भी गेम्स आप खेलोगे अवश्य और फिट इंडिया को आप प्रमोट करेंगे। खेल की दुनिया की कुछ और खबरें। भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट में अपने रिटायरमेंट की जानकारी दी। उन्होंने अपने परिवार, कोच, टीममेट और फैंस को प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद कहा। नमस्कार सभी को। आज भारत के दिग्गज क्रिकेटर शिखर धवन ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। एक इमोशनल वीडियो में उन्होंने अपने परिवार, दोस्त, टीममेट और कोच का शुक्रिया करते हुए कहा कि उनकी एक मंजिल देश के लिए क्रिकेट खेलना थी, जो उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए जीवन के पन्ने पलटने जरूरी हैं। मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सेना जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी। फिर मेरी टीम, जिसके साथ साथ मैं सालों खेला। मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है। तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूँ। आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने साल 2010 में भारत के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने अपने 13 साल के शानदार करियर में 34 टेस्ट में 40.61 की औसत से 2315 रन बनाए, जबकि 167 वनडे मैचों में उन्होंने 44.11 की औसत से 7436 रन बनाए, जबकि 68 टी20 मैचों में उनके बल्ले से 27.92 की औसत से 1759 रन निकले। शिखर धवन ने 14 मार्च 2013 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अपने पहले ही मैच में तूफानी पारी खेलते हुए 174 गेंदों पर 33 चौके और 2 छक्के की मदद से 187 रन बनाए थे। इस मैच में 85 गेंद पर शतक जड़कर वे डेब्यू टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बैटर बने थे। इस मैच में 85 गेंद पर शतक जड़कर वे डेब्यू टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने थे। टीम इंडिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में से एक शिखर धवन लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अगली खबर, मेटेशिया बिल्डिंग मटेरियल प्रदर्शनी की दिल्ली के यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका में शुरुआत हुई। मेटेशिया को भारत भर के 500 से अधिक कस्बों और शहरों और दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों के 45,000 से भी अधिक आगंतुकों की मेजबानी करने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में भारत की शूटिंग स्टार और पूर्व विश्व नंबर 1 और अर्जुन पुरस्कार विजेता अंजुम मौदगुल से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने ये खास बातचीत की है। वेडेशिया का प्लेटफॉर्म तैयार है और यहाँ पर विजिटर्स का भी आना जारी है, लेकिन अभी हमारे साथ 2 मजबूत हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं से हम रूबरू कराएंगे। वर्तिका द्विवेदी जो फाउंडर हैं वेडेशिया की, और अंजुम मुदगिल जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं शूटिंग में। वर्तिका जी, आपसे शुरू करेंगे, किस तरह से देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को? ये प्लेटफॉर्म यही सोच के किया था कि
देना है, वापस देना है सोसाइटी को। एंड जब वो विमेन आते हैं, लड़कियां आती हैं, छोटी छोटी, स्पेशली जब छोटे शहरों से आते हैं और उनके बड़ा प्लेटफॉर्म एक बार से मिलता है, जो बहुत साल नहीं तो लगता वहाँ तक पहुँचने में, तो लगता है कि उनकी जर्नी को थोड़ा सा मदद करने में हमारा भी कुछ योगदान है, सबका योगदान है। वुमेंस की भागीदारी बढ़ी है, मनु ने करके दिखाया, आप लोग भी गए, स्कीट एंड ट्रैप में भी हम एक से ही चुके, नहीं तो वहाँ पर भी कमाल हो जाता। तो वुमेंस का बड़ा रोल, बढ़ता हुआ दबदबा देख करके खुशी हो रही है। बिल्कुल, आई थिंक जब हमने शूटिंग शुरू करी थी 2013-14 में, तब इतने शूटर्स ही नहीं थे और विमेन शूटर्स तो बहुत ही कम, जिन्होंने, जो हमारे कोचेज़ हैं, जब हमने शुरू किया उस टाइम पे जो टॉप पे चल रहे थे, दीपाली मैम, सुमा मैम, अंजलि मैम, ये हैं जिन्होंने इंडियन शूटिंग का बेस सेट करा है और स्पेशली विमेन शूटर्स का। एंड आई थिंक उन्हीं की वजह से, उन्हीं की गाइडेंस के अंडर आज इंडिया में इतने सारे इंटरनेशनल विमेन मेडलिस्ट हैं। अब मनु ने फर्स्ट इंडियन है विमेन जिन्होंने मेडल जीता। आई थिंक उसने बहुत ही अच्छा बेंचमार्क सेट किया इंडिया के लिए। 2028 के लिए आप एक, जैसे मनु ने कहा कि भाई टोक्यो की जो नाकामयाबी थी उन्होंने भुलाया, काम किया, गीता पढ़ी, अंजुम क्या कुछ नया करने के लिए प्लान कर रही हैं? गोइंग इनटू द नेक्स्ट साइकिल, ओलंपिक साइकिल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम होगा, फिज़िकली, टेक्निकली, मेंटली और इक्विपमेंट बेस्ड। सो आई थिंक वो सारा प्लान अभी बन रहा है और भी बनेगा, क्योंकि हम ओलंपिक्स के बाद बहुत ही इमोशनल फेज़ में होते हैं। जब हम कोई डिसीजन ना ले तो बेटर है। क्या खास बदला है? जिस तरह से कनेक्टिविटी हुई है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, वाकई में इससे एक जो बूस्ट है वो मिल रहा है हमें और एक मज़ा आ रहा है कि नहीं, रिकॉग्निशन मिल रहा है, आइडेंटिफिकेशन हो रही है। बिल्कुल, आई थिंक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ब्रॉडकास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। जब आप देखो ओलंपिक्स या कोई भी स्पोर्ट्स जब टीवी पे दिखाया जाता है और या अलग अलग इवेंट्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि लोग उसी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं जो वो देखते हैं। एशिया कैसे इसको कनेक्ट करेगा? जैसा अंजुम ने बताया कि ये बहुत है, आप सब चीज़ कर रहे हैं, लोगों को इंटीरियर सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको यहाँ एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जैसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनका भी कुछ रोल होता है। जैसे मान लीजिए अंजुम ने अभी भी बताया कि हमें हमारे कहानियों को स्पोर्ट्स के दुनिया के अलावा भी लेके चले, तो मुझे लगता है कि अपने जैसे प्लेटफॉर्म है लाइक वेड एशिया, इसका ये रोल है कि इस तरह के जो वुमेन ऑफ सब्सटेंस हैं, उनकी स्टोरीज़ को, उनकी इंस्पिरेशन को अलग अलग जगह हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी उनकी स्टोरीज़ को हम और आगे बढ़ा सके और इंस्पिरेशन को आगे बढ़ाए। ये वेड एशिया जो प्लेटफॉर्म है, ये क्यों खास हो जाता है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए? कैमरा राधेश्याम के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।